हेलो फ्रेंड्स, कल मैंने आपको बताया था परासरण दाब के बारे में। ठीक है, तो मैंने आपको परासरण दाब की एक डेफिनेशन लिखाई थी। ठीक है, लेकिन अब हम यहाँ पे थोड़ी सी और बात करेंगे परासरण दाब की, और उसकी सेकंड डेफिनेशन है, सेकंड टाइप है, उसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। ठीक है, कल मैंने आपको बताया था कि द्रवस्थितिक दाब होता है, एक कंडीशन ऐसी आती है जब दाब लगना बंद हो जाएगा लेकिन परासरण की क्रिया बंद नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे दूसरे सेकंड टाइप की डेफिनेशन के बारे में बात करने वाले। ठीक है, तो आप देखिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, एक पिस्टन लगा हुआ सिलेंडर है। ये एक सिलेंडर है जिसके अंदर यहाँ पे हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है। यहाँ पे दो पिस्टन लगे हुए हैं बेटा, एक है ये पिस्टन P1, ठीक है, और यहाँ पे है ये लगा हुआ है पिस्टन P2। इस पार्ट में हमने भर रखा है विलयन। ठीक है, विलयन जिसकी सांद्रता अधिक है, ज्यादा है। ठीक है, इसकी सांद्रता क्या है बेटा? ज्यादा है। ठीक है ना, और यहां भर रखा है विलायक जिसकी सांद्रता अपेक्षाकृत कम है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली इसको S1 नाम देते हैं, इसको S2 नाम देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं S1 की सांद्रता ज्यादा है S2 से। ये जो है ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो संतुलन की अवस्था में क्या होता है? संतुलन की अवस्था में पिस्टन P1 बराबर P2 होता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही परासरण की घटना स्टार्ट होती है तो परासरण की घटना में क्या होगा कि विलायक के अणु अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर कहाँ जाएंगे बेटा? विलयन की ओर जाएंगे, क्योंकि विलयन की सांद्रता ज्यादा है और हमेशा अणु कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा गमन करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पर जब ये अणु इधर आएंगे तो ये पिस्टन ऊपर की ओर गतिशील होगा। ठीक है, पिस्टन P1 जो है ये ऊपर की ओर गतिशील होगा। तो इसको पूर्व अवस्था में लाने के लिए जो हम यहां से बाह्य दाब लगाएंगे, ये है बाह्य दाब। जो हम इसको पूर्व अवस्था में लाने के लिए या परासरण के विरुद्ध हम जो दाब लगाएंगे उसे हम बोलते हैं परासरण दाब। तो अब हम यहाँ पे इसको लैंग्वेज के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? ठीक है, विलयन की ओर से लगाया गया बाह्य यांत्रिक दाब जो परासरण की घटना को रोकता है, ठीक है, उस दाब को हम परासरण दाब कहते हैं। ठीक है, उस दाब को हम यहाँ पे परासरण दाब का नाम देते हैं। आप देख लीजिए, स्पष्ट है, साफ साफ है, जो कि हमें यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, तो यहाँ पे विलयन की ओर से जो बाह्य यांत्रिक दाब लगाया जाता है, जिससे परासरण की घटना को रोकता है, उसे हम बोलते हैं परासरण दाब। ओके बेटा, तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अब हम यहाँ पे बात करेंगे परासरण दाब के नियम। ठीक है, परासरण दाब के नियम जो है ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर द्वारा दिए गए हैं। वॉन्ट ऑफ फैक्टर एक साइंटिस्ट है जिसने अपना गुणांक दिया था, वॉन्ट ऑफ गुणांक, उसी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। लेकिन जो परासरण दाब हम यहाँ पे निकालेंगे वो अपने 11th क्लास में भी पढ़ा हुआ है। हम यहाँ पर परासरण दाब को पाई द्वारा डिनोट करेंगे, बस आपको इतना सा ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे परासरण दाब निकालने के जो नियम है उसमें हमारे पास पहला पॉइंट है। पहला पॉइंट क्या है? वॉन्ट ऑफ बॉयल नियम, बॉयल का नियम। ठीक है, वॉन्ट ऑफ बॉयल का नियम। तो बॉयल ने क्या कहा था? बॉयल ने यह कहा था कि स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैं वापस से दोहराता हूँ, स्थिर आयतन पर किसी भी विलयन का स्थिर ताप पर किसी भी विलयन का परासरण दाब उसके आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं, पाई समानुपाती 1/V। समीकरण नंबर 1 दे देते हैं बेटा इसको। ठीक है, दूसरा जो मेरे पास नियम है वो है वॉन्ट ऑफ चार्ल्स का नियम, है ना, वॉन्ट ऑफ चार्ल्स नियम। वॉन्ट ऑफ चार्ल्स नियम क्या कहता है? ये देखिए, देखो, स्थिर आयतन पर किसी विलयन का परासरण दाब उसके ताप के समानुपाती होता है। मतलब कि ताप जैसे जैसे बढ़ेगा उसका परासरण दाब भी बढ़ेगा। ठीक है, समीकरण नंबर 2।
समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 से। ठीक है भाई, दोनों को हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं क्या, पाई समानुपाती टी बटा वी, दोनों को जोड़ दो क्योंकि पाई ताप के समानुपाती है और आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ लिखते हैं पाई बराबर एस टी अपॉन वी। एस है यहाँ पर स्थिरांक, है ना, इसको हम स्थिरांक के नाम से जानते हैं। अच्छा जी, अगर मान लो कि अभिकारक या विलीन गैसीय अवस्था में है तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, गैसीय अवस्था में जो गैस नियतांक है वो हो जाता है आर। आर को हम गैस नियतांक बोलते हैं, तो आर टी अपॉन वी। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं, पाई वी बराबर आर टी। ठीक है, ये पाई पराक्षण दाब है ना, पाई टी, ये होता है 1 मोल गैस के लिए या 1 मोल पदार्थ के लिए। 1 मोल के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे, इसके लिए 1 मोल के लिए घटना घटेगी। अगर मान लो मोलों की संख्या n है तो n मोल के लिए मुझे यहाँ पे लिखना पड़े कि n मोल के लिए, तो n मोल के लिए भी हम लिख सकते हैं पाई v बराबर एन आर टी। हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। r का मान मैंने बता दिया, गैस नियतांक है। ओके, अच्छा जी, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई बराबर एन वी बट इंटू आर टी। ठीक है, एन वी बटा आर टी। देख लीजिए, अब मैं आपको बता देता हूँ, आप सब जानते हो कि सांद्रता बराबर होती है मोलों की संख्या बटा आयतन। तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, पाई बराबर सी आर टी। सी क्या है बेटा, उस विलयन की सांद्रता। तो हम यहाँ पे सी को उस विलयन की सांद्रता से डिनोट करते हैं या सांद्रता मानते हैं। आई बात समझ में। चलो जी, अब हम इसी को ही थोड़ा सा आगे और बढ़ा देते हैं, है ना, और इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल भी आपको जरूर करवाऊंगा। चलो, तो मेरे पास यहाँ पे ये फॉर्मूला समीकरण आ गया, इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। ये है मेरे पास पाई इक्वल्स टू एन वी डॉट आर टी। ओके बेटा, चलो, n क्या होता है, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या को हम ऐसे लिखते हैं, विलय का, विलय है यहाँ पे, विलय की मोलों की संख्या बराबर विलय का भार बटा विलय का अणुभार। तो हम यहाँ पे ये भी डिनोट करेंगे कि WV क्या है बेटा, यहाँ पे विलय का द्रव्यमान या भार, है ना, विलय का द्रव्यमान, और MB बराबर क्या है बेटा, विलय का मोलर द्रव्यमान या विलय का अणुभार भी लिख सकता हूं मैं इसको। ठीक है, दोनों चीजें लिख दी। अब यहां पे लिख देता हूं पाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, WB अपॉन MB इंटू वी आर टी। इस फॉर्मूले से क्या सिद्ध होता है ये देख लीजिए आप। इस फॉर्मूले से यह सिद्ध होता है कि यहाँ पर परासरण दाब विलय के मोलर द्रव्यमान पे निर्भर करता है। अर्थात मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, MB इक्वल्स टू WB RT अपॉन पाई इंटू वी, और ये ml में या लीटर में, हम यहाँ पे इसको लीटर में भी लिख सकते हैं और ml में भी लिख सकते हैं, डजन मीटर। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले से ये स्पष्ट हो जाता है कि परासरण दाब विलय के मोलर द्रव्यमान पर निर्भर करता है। इस फॉर्मूले से ये स्पष्ट हो जाता है कि परासरण दाब विलय के मोलर द्रव्यमान पे निर्भर करता है, अतः यह एक अणु संख्य गुणधर्म है। हम इसे अणु संख्य गुणधर्म की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है बेटा, यह आप पूरा देख लीजिए, समझ लीजिए। परासरण दाब से रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं, मतलब इस सॉल्यूशन के अंदर, NCERT के अंदर, RBSC के अंदर, यहाँ पे कहीं से भी कोई सा भी प्रश्न आ सकता है। और मैंने आपको पहले ही समझाया था कि परासरण दाब ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर से दैनिक जीवन के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे मैंने कल बताया था आपको कि चने रात को भिगा के रखते हैं तो सवेरे स्वेल हो जाते हैं, फूल जाते हैं, क्यों? ठीक है, और इसके अलावा और भी चीज़ें हैं यहाँ पे, जो है कि ये किशमिश, है ना, स्वेलअप हो जाती है पानी में, अंगूर श्रिंक हो जाते हैं नमक में। ये सारी की सारी जो घटना है ये परासरण से रिलेटेड है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन आया था यहाँ पर कि आम का अचार बनाने से पहले उसको नमक के विलयन में क्यों रखा जाता है। ठीक है, इससे पहले
भी ये पूछा गया है कि जब हम ये करेले बनाते हैं तो उसके ऊपर नमक लगा के क्यों रख देते हैं। ये सारे के सारे जो टॉपिक है हमारे परासरण दाब से ही रिलेटेड है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक दो न्यूमेरिकल और यहाँ पे समझा देता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे न्यूमेरिकल है बेटा, है ना, आपके एनसीईआरटी बुक का। ठीक है, हमारे एनसीईआरटी बुक का ये न्यूमेरिकल है 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर 5% यूरिया विलयन, 5% यूरिया विलयन के परासरण दाब की गणना कीजिए। परासरण दाब की गणना कीजिए, ठीक है। ये हमारे पास हमारा यहाँ पे न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आप देखो, मैं इसमें से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा। चलो जी, अब देखिए मुझे क्या क्या समझ में आ रहा है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। मुझे ये समझ में आ रहा है कि मुझे पाई निकालना है, परासरण दाब निकालना है, फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। अच्छा, 5% का मतलब क्या होगा कि 100 ml विलियन के अंदर, 100 ml विलियन के अंदर 5 ग्राम यूरिया है। तो मेरे पास यहाँ पे यूरिया या विलेय का भार आ गया है बेटा 5 ग्राम, ठीक है। अच्छा, यूरिया का मोलर द्रव्यमान क्या होता है देखते हैं। ये NH2CO NH2, ये है यूरिया का फॉर्मूला। अब हमें इसका अणुभार निकालना है। देखिए, नाइट्रोजन का 14 होता है, तो 2 नाइट्रोजन है, तो यहाँ पे इसका कितना होगा 28। कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, 4 हाइड्रोजन है। आप देख लीजिए, ये हो गया मेरे पास सिपर और ये 60। तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान निकाल लिया है मैंने, वो आ गया है मेरे पास कितना बेटा 60। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 60। ओके, अब देखिए आयतन कितना है, आयतन है 100 ml, और ml को आप लीटर में चेंज करोगे तो 0.1 लीटर आएगा आपके पास, ठीक है बेटा, 0.1 लीटर। अच्छा, R का मान यहाँ पे रखा जाएगा 0.082, ये 82 तक लिख लीजिए आपको, है ना, ठीक है, सब आ गया। टेम्परेचर है हमारे पास यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस, और इसको अपन केल्विन में चेंज करेंगे तो इसमें 273 ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 273 केल्विन मेरे पास क्या आ जाएगा बेटा, 273 केल्विन है मेरे पास यहाँ पे टेम्परेचर। ओके, सारी की सारी चीजें मेरे सामने है। ओके, अब मुझे क्या करना है, फॉर्मूला लिखना है। पाई इक्वस टू मेरा फॉर्मूला है WB MB VRT। ओके, अब मुझे क्या करना है, कुछ भी नहीं, मुझे सिर्फ यहाँ पर फॉर्मूला पुट करना, मतलब वैल्यू पुट करनी है। 5 × 0.082 × 273 अपॉन यहाँ पे 60 और ये 0.1। देख लीजिए, आपको ये दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे, है ना। मैंने सिर्फ आपको न्यूमेरिकल एक्सप्लेन किया है। अब क्या है, अब केवल जोड़ भागी गुणा भागी और कुछ भी नहीं है। तो देख लीजिए आप इसको सॉल्व करके, पॉइंट हटाइए, इसी पर लगाइए, है ना। तो अगर मैं इसको सॉल्व करके बताता हूँ आपको, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 18.67 वादा वायुमंडलीय दाब। इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा बेटा 18.67 वादा। ये आपका एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है जो आपको यहाँ पे समझना है। देख लीजिए एक बार, क्योंकि मैं इसके जस्ट बाद एक न्यूमेरिकल आपको और समझाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है ये समझ में आ जाएगा। चलो जी, हो गया। चलो भाई, सेकंड न्यूमेरिकल देखिए, यहाँ पे सेकंड न्यूमेरिकल की हम यहाँ पे बात करेंगे, और वो सेकंड न्यूमेरिकल क्या है देखिए। ओके, सेकंड न्यूमेरिकल है मेरे पास 150 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया हुआ है, 150 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो आपको पता है हमें इसको केल्विन में चेंज करना है। 150 डिग्री सेल्सियस पर अवाष्पशील विलेय का 5% विलयन, अवाष्पशील विलेय मतलब हमें यहाँ पे दे दिया ये WB।
वाष्पशील विलय का 5% विलयन का परासरण दाब कितना है मेरे पास यहाँ पर 5.07 वायुमंडलीय दाब है। तो यहाँ पर विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। यहाँ पे विलय का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। ठीक है, तो एक चीज मुझे समझ में आ गई बेटा कि एम तो मुझे यहाँ पे ज्ञात करना है। ठीक है, ओके। अब देखिए आपका WB मैंने पहले लिख दिया है। WB कितना होगा बेटा 5 ग्राम हो गया आपका। ठीक है, ओके। पाई की वैल्यू दी हुई है आपको, पाई की वैल्यू कितने 5.07 वायुमंडलीय दाब दिया हुआ है आपको। ओके, टेम्परेचर आपको पता है 150 प्लस 273 जोड़ दीजिए 3 2 1 मतलब 4, ये आ जाएगा हमारे पास टेम्परेचर 423 केल्विन। 423 केल्विन। आर की वैल्यू आपको पता ही है, अभी भी मैंने बताया आपको 0.082। ठीक है, सारी की सारी वैल्यू आपके सामने है बेटा। ओके, अब कुछ भी नहीं करना है, आपको उठा के वैल्यू रखना है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए। पहले फॉर्मूला लिखोगे आप, पाई एम बी इक्वल्स टू WB इंटू RT पाई इंटू बी, बस। ओके, सोल्व कर दे हम इसको। WB कितना 5 ग्राम, R का वैल्यू 0.082 है ना, इंटू T का वैल्यू 243 अपॉन 5 दिया है 7 और वॉल्यूम वही कितना 0.1 क्योंकि 5% दिया हुआ आपको है ना, तो वॉल्यूम आपके पास है सही। ठीक है, 0.1 लीटर में, और अगर ml में होता तो 100 ml आप यहाँ पे लिखते लिखते फिर R की वैल्यू कुछ और लिखनी पड़ती है, 8.3 लिखनी पड़ती है अगर आप इसको ml में लेते तो। ठीक है, ओके। अब आपको इसको सॉल्व करना है, टेक योर टाइम और इसको सॉल्व कीजिए। देखिए बेटा, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा MB इक्वल्स टू 342.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास ये आंसर आएगा 342.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं किसके, परासरण दाब से रिलेटेड। और भी जो न्यूमेरिकल है आप सॉल्व करोगे, फिर जो प्रॉब्लम क्लास होगी उसके अंदर हम इन सब को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलो अब हमारे पास यहाँ पर 3 विलयन है, समपराशरी विलयन, अति पराशरी विलयन और अल्प पराशरी विलयन, और तीनों ही विलयन के बारे में हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, तो पहला है मेरे पास समपराशरी विलयन। ठीक है, समपराशरी विलयन क्या होता है ना, ऐसे दो विलयन जिनका परासरण दाब बराबर होता है, समान होता है, उन्हें हम बोलते हैं समपराशरी विलयन। और इन विलयन की सांद्रताएं जो होंगी वो इक्वल होगी, अर्थात हम इसको ऐसा लिख सकते हैं C1 और C2, विलयन 1 की सांद्रता बराबर होगी विलयन 2 की सांद्रता के बराबर। अब हम ये भी जानते हैं कि सांद्रता बराबर होती है मोलों की संख्या बटा आयतन, है ना, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना बेटा, क्या है N1V1 बराबर N2V2। अच्छा, हम ये भी जानते हैं कि मोलों की संख्या बराबर होती है विलय का भार बटा विलय का अणुभार, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि N1 के लिए W1M1 और N2 के लिए W2 और M2 लिख दीजिए। दोनों क्या वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो वैल्यू रखो तो कितना आएगा बेटा W1 अपॉन V1M1 बराबर W2 अपॉन V2 M2। तो यहाँ पर आपको कोई भी 4 चीजें दी हो या 5 चीजें दी हो तो आप एक को आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, निकाल सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है बेटा, चलिए अब हम यहाँ पे थोड़ी सी आगे की बात करेंगे। समपराशरी हो गया, तो अब बात करेंगे अति पराशरी विलयन की। इसके बाद जो सेकंड है मेरे पास वो है अति पराशरी विलयन। ठीक है बेटा, और तीसरा है मेरे पास अल्प पराशरी विलयन। अल्प पराशरी विलयन, ठीक है, दोनों चीजें हैं मेरे पास, अति पराशरी विलयन भी है, अल्प पराशरी विलयन भी
है ना। तो एक समझ में आएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा ही समझ में आ जाएगा, है ना। तो ऐसे दो विलयन जिसमें एक विलयन का परासरण दाब दूसरे विलयन के सापेक्ष अधिक होता है, तो उस अधिक परासरण दाब वाले विलयन को अति परासरी विलयन तथा अल्प मतलब कम परासरण दाब वाले विलयन को अल्प परासरी विलयन कहते हैं। जिस विलयन का परासरण दाब ज्यादा होगा उसे अति परासरी, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होगा उसे अल्प परासरी विलयन कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट आपके माइंड में क्लियर हो जाने चाहिए, अल्प परासरी भी और अति परासरी भी। ठीक है बेटा। अब इसके बाद हमारे पास है टॉपिक, वो है प्रतिलोम परासरण। ठीक है, प्रतिलोम परासरण की बात कर लेता हूं, फिर असामान्य मोलर द्रव्यमान समझाऊंगा आपको। ठीक है बेटा। तो बात करते हैं प्रतिलोम परासरण की। क्या होता है प्रतिलोम परासरण? ठीक है, प्रतिलोम परासरण कहते हैं किसको है, होता क्या है, उसके बारे में ही हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करेंगे, बात करेंगे। ठीक है, देखो परासरण दाब के विपरीत जो घटना होगी उसे बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। और प्रतिलोम परासरण जो है इसका उपयोग किया जाता है समुद्री जल को विलवणीकृत करने के लिए। ठीक है, तो समुद्री जल को विलवणीकृत करने के लिए जो हम घटना उपयोग में लेते हैं उसे हम बोलते हैं प्रतिलोम परासरण। ठीक है, अब देखिए साहब, इसमें होता क्या है वो समझ लीजिए थोड़ा सा। ये एक पात्र है, ठीक है, और इसके अंदर यहाँ पे ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, अर्ध पारगम्य झिल्ली है बेटा। यहाँ पे पिस्टन हम लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें दाब अप्लाई करना है, प्रेशर अप्लाई करना है। ठीक है, ये वैसे ही जिससे भी मैंने पहले समझाया था, ये है हमारे पास विलयन, हम इसे क्या बोलते हैं बेटा, विलयन। तो विलयन की सांद्रता ज़्यादा होगी, नो डाउट। ठीक है, और ये है विलायक, और विलायक की जो सांद्रता होती है वो क्या होती है, कम होती है, हम इसे नाम दे देते हैं विलायक। ठीक है, ओके। और यहाँ से ये कब निकलेगा उसके बारे में भी मैं आपको से यहाँ पे बात करूँगा। चलो जी, आपको ये तो पता ही है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली। ठीक है, तो जब हम यहाँ से पिस्टन पे से दाब लगाते हैं वो परासरण दाब से ज़्यादा होगा। पिस्टन से जब दाब परासरण दाब से ज़्यादा होगा तो परासरण की घटना विपरीत हो जाएगी। विपरीत होने पर क्या होगा बेटा कि जो विलयन के अणु हैं वो अर्धपारगम्य झिल्ली में से वापस से विलायक की ओर जाएंगे। ठीक है, तो जो परासरण दाब से अधिक दाब जो लगाया जाएगा जिससे परासरण की घटना विपरीत हो जाती है उसे कहते हैं हम प्रतिलोम परासरण। उस घटना को हम क्या नाम देते हैं, प्रतिलोम परासरण का नाम देते हैं। तो यहाँ पर ये अणु वापस से छनकर नीचे आएंगे। ये संपूर्ण घटना प्रतिलोम परासरण के नाम से जानी जाती है। ओके, ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आनी चाहिए। ठीक है बेटा। अब हम यहाँ पे बात करेंगे असामान्य मोलर द्रव्यमान की। असामान्य मोलर द्रव्यमान। अब ये असामान्य मोलर द्रव्यमान होता क्या है? ठीक है, देखिए अगर हम किसी विलयन के अंदर विलय के अणु डालते हैं या विलायक में विलय के अणु डालते हैं तो अगर उनका संगुणन या वियोजन ना हो तो उस पदार्थ का जो मोलर द्रव्यमान होगा वो सामान्य मोलर द्रव्यमान कहलाता है। किंतु अगर वहां पे मैंने विलय का अणु डाला और वो टूट गया तो हम इसे बोलेंगे वियोजन। तो मैंने डाला एक अणु था लेकिन वो टूट कर दो अणु में चेंज हो गया, इसे बोलते हैं क्या, वियोजन। अच्छा, या फिर उल्टा हो जाए, मैंने दो अणु डाले थे और वो जुड़कर एक अणु बन गया। तो जब यहाँ अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या में अंतर आता है तो उस कंडीशन में द्रव्यमान भी परिवर्तित हो जाता है और उसे हम असामान्य मोलर द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। तो लैंग्वेज के फॉर्म में सुन लीजिए मेरी बात थोड़े सा। ठीक है, जब किसी विलयन में विलय के अणुओं का वियोजन या संगुणन होता है तो विलयन का द्रव्यमान सामान्य द्रव्यमान
नहीं रह जाता है उसका द्रव्यमान या तो में वृद्धि या कमी होती है, उसे हम असामान्य मोलर द्रव्यमान के नाम से जानते हैं। या ऐसा मोलर द्रव्यमान जो सामान्य मान की तुलना में कम या अधिक होता है, हम उसे असामान्य मोलर द्रव्यमान कहते हैं। और असामान्य मोलर द्रव्यमान को हम यहाँ पे समझाएंगे वांट ऑफ गुणांक द्वारा। तो हमारा जो टॉपिक है आगे का वो है वांट ऑफ फैक्टर या वांट ऑफ गुणांक।